हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशी। और हम लोग कनेक्टिंग फैक्टर के टॉपिक पे थे। हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। डोमिसाइल में हमने डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन देख लिया। आज हम लोग डोमिसाइल ऑफ चॉइस देखेंगे और डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंस। ओके, डोमिसाइल ऑफ चॉइस। अ डोमिसाइल ऑफ चॉइस इज़ अ कंट्री दैट अ पर्सन चूजेस टू लिव इन इंस्टेड ऑफ द कंट्री दे वर बॉर्न इन। देखो, जहाँ पे वो बॉर्न हुए थे वो तो तुम्हारा डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन हो जाता है, वहाँ पे उनको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो जब कोई इंसान खुद से चुनता है किसी एक कंट्री में लिव करने का इंस्टेड ऑफ द कंट्री दे वर बॉर्न इन, तब उसे डोमिसाइल ऑफ चॉइस कहते हैं। इट्स क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल नॉट द लॉ। ये इंडिविजुअल खुद से चुनता है, क्योंकि बाय लॉ तो देखो ये होता है, ओरिजिन होता है। बट इंडिविजुअल जब इसको छोड़ के खुद से चूज़ करता है कि उसको किसी और जगह का डोमिसाइल लेना है, तो उसे डोमिसाइल ऑफ चॉइस कहते हैं। एंड इट इज़ एस्टैब्लिश थ्रू फिजिकल प्रेजेंस एंड द इंटेंट टू रिमेन। तो इसमें देखो बेसिकली दो चीज़ें चाहिए रहती हैं, दो इसके एसेंशियल्स हैं। पहला है इसका रेसिडेंस एंड दूसरा इंटेंशन। इंटेंशन मतलब हो गया तुम्हारा एनिमस, और रेसिडेंस हो गया मतलब फैक्टम। तो देखो, इन द केस ऑफ डोमिसाइल ऑफ चॉइस इट इज़ एक्वायर्ड बाय रिसाइडिंग इन द कंट्री विद द इंटेंट टू रिमेन परमानेंटली और इनडेफिनेटली। ओके, तो डोमिसाइल ऑफ चॉइस एक्वायर किया जाता है बाय रिसाइडिंग इन अ कंट्री जहाँ पे आपका इंटेंशन हो टू रिमेन परमानेंटली और इनडेफिनेटली। अब इसके लिए आपको दो टेस्ट्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे, जो कि है ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ रेसिडेंस। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये सबके लिए सेम ही होगा। और ये इंटेंशन का टेस्ट है, जो कि है सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव मतलब आपको पता है कि डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब ही यही होता है कि सबके लिए सेम है। जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर करते हो फिल, तो उसमें 3 क्वेश्चन के ऑप्शन देते हैं, उसमें आप टिक करते हो, तो सबके लिए वो सेम ही ऑप्शन है ना। बट सब्जेक्टिव में आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता है ना। तो यही डिफरेंस है, कोई भी टेस्ट जब ऑब्जेक्टिव हो और जब सब्जेक्टिव हो। जब कोई भी टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है तो वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, ओके, क्राइटेरिया होता है। बट जब कोई टेस्ट सब्जेक्टिव होता है तो वो ज़्यादा डिपेंड करता है ऑन पर्सन टू पर्सन। तो ये दोनों जो सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, दैट इज़ द फैक्टम एंड द एनिमस, दे बोथ मस्ट को एग्जिस्ट। मतलब दोनों के दोनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर कोई एक भी मिसिंग है तो वो नहीं होगा डोमिसाइल ऑफ चॉइस। दोनों के दोनों का होना ज़रूरी है। इंडिया में देखते हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एक्सप्लेन्स अ पर्सन एक्वायर्स अ न्यू डोमिसाइल बाय टेकिंग अप हिज फिक्स्ड हैबिटेट इन अ कंट्री अदर देन द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी वही सेम रूल दिया हुआ है कि अगर पर्सन जो है अपना डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन को छोड़ दे और कहीं और क्या करे, कहीं और फिक्स्ड हैबिटेट ले ले, तो उसे डोमिसाइल ऑफ चॉइस कहते हैं। दिस presupposition makes it clear that the factum at animus or intention must concur with the act of residence। तो हमारे जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल है कि ये दोनों के दोनों को एग्जिस्ट करने चाहिए। Factum et animus or the intention to acquire new domicile may precede a person's establishment of residence in a place. This can be seen in a case with an immigrant who leaves his country of domicile of origin with the intention to settle in another country। देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने मन में, ये मिस्टर एक्स हैं, इनको फ्रांस जाना है, तो ये अपने मन में ये इंटेंशन क्रिएट कर लिए हैं कि हाँ मेरे को उस जगह पे जाके सेटल होना है, फ्रांस में जाके मेरे को सेटल होना है। जैसे कि ये कहीं के माइग्रेंट थे अपनी कंट्री जैसे ये कहीं के माइग्रेंट थे और अपनी कंट्री छोड़ के ये किसी और कंट्री में सेटल होना चाहते हैं। तो ये अगर यहाँ पे रेसिडेंस भी इनका हो गया इंटेंशन के साथ साथ, तो इनको डोमिसाइल ऑफ चॉइस मान लिया जाएगा इस जगह को उनका। ओके, ऑल्टरनेटिवली इट में ऑल्सो भी फॉर्म्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रेसिडेंस। जैसे यहाँ पे इंटेंशन पहले फॉर्म हो रहा है, उसके बाद रेसिडेंस हो रहा है। सिमिलरली कभी कभी रेसिडेंस पहले आपको मिल जाता है, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे इंटेंशन आपके मन में आता है कि नहीं हम यहीं पे सेटल हो जाते हैं, इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये भी पहले आ सकता है और ये भी पहले आ सकता है। देखो, तुम्हारा सीक्वेंस मैटर नहीं करता है कि पहले इंटेंशन आया फिर रेसिडेंस आया या पहले रेसिडेंस आया फिर इंटेंशन आया। दोनों एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए, तब होगा वो डोमिसाइल ऑफ चॉइस। यही एक आपका वो एसेंशियल है। देखो, इन ईदर केस द को एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेंशन एंड रेसिडेंस इज एसेंशियल फॉर द डोमिसाइल ऑफ चॉइस टू बी रियल।
अब एक केस पढ़ते हैं, वाइट वर्सेस टेनेंट। एक डिसीज रहते हैं, ही रिटर्न हिज ड्वेलिंग प्लेस फ्रॉम वेस्ट वर्जीनिया टू पेंसिल्वेनिया, हाउएवर ही वेंट बैक ऑन द सेम डे टू वेस्ट वर्जीनिया। तो ये वेस्ट वर्जीनिया से पेंसिल्वेनिया आए थे, ओके, बट उसी सेम दिन वापस ऑन द सेम डे ही वेंट टू वेस्ट वर्जीनिया, ये वापस चले गए उसी सेम डे टू टेक केयर ऑफ हिज वाइफ हु वॉज सफरिंग विथ टाइफॉइड। तो ये वापस क्यों चले गए? क्योंकि इनकी वाइफ थी यहाँ पे, उनका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि इनकी वाइफ को टाइफाइड हो गया था। लेटर ही कॉट सम डिजीज़ एंड डाइड देयर, बाद में इनकी यहीं पे डेथ हो गई, यहाँ पे इनको डिजीज़ हुआ और यहीं पे इनकी डेथ हो गई। नाउ द इशू अरोज रिगार्डिंग द स्टेट विच वुड हैव द जुरिसडिक्शन फॉर इंटरस्टेट सक्सेशन। अब इशू क्या हुआ कि इनका डोमिसाइल क्या था, वेस्ट वर्जीनिया था या पेंसिल्वेनिया था। द कोर्ट डिसाइडेड दैट सक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिसेंडेंट्स पर्सनल एस्टेट इज कंट्रोल्ड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट वेयर द डिसेंडेंट वॉज डोमिसाइल्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। अब इनके अकॉर्डिंग जो सक्सेशन के मैटर्स हैं वो किस चीज़ से गवर्न होंगे? तो ये पर्सन जहाँ डोमिसाइल्ड था, पेंसिल्वेनिया या वेस्ट वर्जीनिया, जहाँ पे भी डोमिसाइल था वहाँ के लॉ से गवर्न होंगे। A domicile of choice is acquired through the combination of two factors, which is the factum of actual presence or residence in a country and the animus. तो पहला क्या है? Actual presence या residence, दूसरा animus, that is intention. Thus these two factors must correspond. If a person visits a country and then leaves but later wishes to return there permanently but does not return, he will not acquire a domicile in the country. However, as long as the necessary intention is present, even a brief stay for hours will suffice. अब देखो इस केस में क्या हुआ था, सबसे पहले तो आपका एनिमस होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, दूसरा रेसिडेंस होना चाहिए जो कि ये फैक्टम होना चाहिए, और हमने अभी ये भी पढ़ा कि डोमिसाइल, इससे पहले ये भी पढ़ा कि जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है वो तब तक नहीं एंड होता जब तक आप डोमिसाइल ऑफ चॉइस कहीं पे ऑप्ट ना कर लूँ। जब तक आपको डोमिसाइल ऑफ चॉइस मिल नहीं जाती तब तक डोमिसाइल ऑफ जो ओरिजिन है वो ख़त्म नहीं होगा। तो अब इन सारे प्रिंसिपल्स को अगर हम लोग एक साथ इस केस लॉ पे लगाएं तो क्या डिसीजन आएगा? ए और बी दोनों वेस्ट वर्जीनिया में रहते थे, ओके। यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी थी, इनकी लैंड थी, मैं फैक्ट बता रही हूँ, इनकी प्रॉपर्टी थी, लैंड्स थी, ये सब, और इनकी एक्सटेंडेड फैमिली और फैमिली रहती थी पेंसिल्वेनिया में। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये अपनी लैंड यहाँ की सेल कर देंगे, और इसको सेल भी कर दिया और डिसाइड किया कि दे विल मूव हेयर, ओके। अब मूव करते टाइम ही इनकी जो वाइफ थी उनको टाइफाइड हो गया। तो ये जो मिस्टर मान लो ए थे, उनको वापस आना पड़ा इनका ध्यान रखने के लिए कुछ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर इनको भी टाइफाइड हो गया और इनकी वहीं पे डेथ हो गई। अब कोर्ट के सामने इशू क्या आया कि क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी थी और उनका इंटेंशन था पेंसिल्वेनिया में ही रहने का, तो पेंसिल्वेनिया डोमिसाइल होगा या वेस्ट वर्जीनिया डोमिसाइल होगा, क्योंकि उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया छोड़ा नहीं, वो वापस वहीं आ गए। तो ये क्वेश्चन था कोर्ट के सामने। अब कोर्ट ने ये तीनों प्रिंसिपल्स हमने जो अभी देखे वो तीनों लगाए। तो अब देखो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि अगर आपका इंटेंशन होता वहीं पे सेटल होने का, तो आप थोड़े टाइम के लिए भी रहते, कितने ही कम टाइम के लिए रहते, अमाउंट ऑफ टाइम मैटर नहीं करता है। अगर आप कम टाइम के लिए भी रहते तब भी वो आपका, क्योंकि कोइंसाइड कर गया रेसिडेंस प्लस इंटेंशन, तो आपका डोमिसाइल ऑफ चॉइस हो जाएगा। बट अगर आपका जो इंटेंशन है वो था नहीं वहाँ पे परमानेंटली रिटर्न करने का या रिसाइड करने का, तब वो डोमिसाइल ऑफ चॉइस नहीं होगा। इनका इंटेंशन था ये जगह को कम्प्लीटली छोड़ के वापस यहाँ आने का, और यहाँ पे ये आ भी गए थे बट टेम्प्रेरी यहाँ पे जाना पड़ा। तो यहाँ पे टेम्प्रेरी जाने का इंटेंशन इनका यहाँ पे सेटल होने का नहीं था, जबकि उनकी सिर्फ वाइफ की केयर करने के लिए वो गए थे।
तो इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि मिस्टर ए का डोमिसाइल पेंसिल्वेनिया ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लॉयसिस डी रेडिट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंडिया होगा। A foreigner continued to stay in India by seeking a regular extension of his permissible stay for specified period is not sufficient indication to show that he intended to make India his domicile of choice. A person claiming a certain place as domicile of choice has to prove that there was sufficient intention in him to make that place where he is habitually resident for some time as his place of permanent residence. अब देखो तुमको ये जो रेसिडेंस है और इंटेंशन है वो दोनों को प्रूव करना होगा, और इंटेंशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि आप कोई टूरिस्ट है वो बार बार अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवा रहा है, इससे ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि उसका इंटेंशन था वहाँ पे परमानेंटली स्टे करने का। ओके, ये इस केस में ये हेल्ड किया गया था, क्योंकि अगर पर्सन क्लेम कर रहा है कि उसने इस जगह का डोमिसाइल ऑफ चॉइस उसे मिल गया है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि सफिशिएंट इंटेंशन था, और या इससे ये सफिशिएंट इंटेंशन नहीं प्रूव हो पा रहा है। ओके, देयर इज़ नो डेफिनेट स्टेटमेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द वर्ड रेसिडेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं रेसिडेंस के बारे में। ये देखो हमने ये इंटेंशन से रिलेटेड केस देख लिया, ये भी इंटेंशन से रिलेटेड केस था, ये वाला वाइट वर्सेस टेनेंट। तो हमने इंटेंशन कर लिया कवर। अब देखते हैं रेसिडेंस क्या होता है। तो देयर इज़ नो डेफिनेट स्टेटमेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द वर्ड रेसिडेंस, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन इन रेफरेंस टू अ प्लेस और ऑब्जेक्ट। तो इसको प्लेस और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में समझाया जाता है, एज सच इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अब देखते हैं अनिल बाला वर्सेस धीरेन्द्र के केस में क्या हुआ था। इसमें डिफाइन किया गया था रेसिडेंस को, that residence refers to a place where a person dwells permanently or for a long period of time. तो इस केस के अकॉर्डिंग रेसिडेंस उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे एक पर्सन परमानेंटली रहता है या काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहता है। ओके, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या परमानेंटली। रेसिडेंस हैज़ अ टाइम फैक्टर अटैच्ड टू इट, नेवरदलेस इट डज नॉट रिक्वायर दैट वन reside at the same home or place for the entire period. Suffice it is to say the requirement refers to the fact that it is not temporary stay, such as that of a visitor, tourist or traveler. देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि रेसिडेंस को डिटरमाइन करते टाइम कोर्ट है वो टाइम का जो फैक्टर है उसको कंसीडर ज़रूर करेगी। टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि रेसिडेंस था या नहीं था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी जगह लगातार एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं हो तो आपको वहाँ का डोमिसाइल ऑफ चॉइस नहीं मिल सकता है। वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेस पे फ्रॉम केस टू केस वो डिफर करेगा, बट यूजुअली जो टाइम फैक्टर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है रेसिडेंस में। ओके, और टाइम फैक्टर ऐसा भी नहीं है कि नहीं आप 15 साल जब तक नहीं रहोगे तब तक नहीं माना जाएगा। इसमें ऐसा है कि आपका पता चलना चाहिए, रीजनेबल टाइम होना चाहिए ये कंक्लूड करने के लिए कि हाँ आप यहाँ पे परमानेंटली रहने चाहते हो। अब अगर कोई टूरिस्ट है वो अपने वीज़ा पे रह रहा है तो आप ये तो नहीं कंक्लूड कर लोगे ना कि ये रीजनेबल टाइम है यहाँ पे स्टे करने का, या तो कोई सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आया है तो आप उसका रेसिडेंस नहीं मान लोगे ना, भले ही वो 1 महीना घूमे, बट आप उसको ये नहीं मान लोगे कि उसका रेसिडेंस हो गया, उसको डोमिसाइल ऑफ चॉइस मिल गया। यही कोर्ट कह रही है। इट सिंपली मीन्स बॉडीली प्रेजेंस एट अ प्लेस फॉर रीजन्स अदर देन टेम्परेरी वंस। तो क्या है, आपका बॉडीली प्रेजेंस होना चाहिए एट अ प्लेस फॉर रीजन्स अदर देन टेम्परेरी वंस। कोई टेम्परेरी रीज़न की वजह से नहीं होना चाहिए, प्लस कोई फिक्स नहीं है ड्यूरेशन, केस टू केस डिफर करता है। अब कुछ पॉइंटर्स देखते हैं इसी के अंदर, रेसिडेंस के अंदर ही। Residence as evidence of domicile. Residence is considered prima facie evidence of domicile, meaning it serves as initial proof of someone's domicile. तो रेसिडेंस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको इस्टेब्लिश करना हो आपका डोमिसाइल किसी पर्टिकुलर जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डोमिसाइल। तो कोर्ट कब कब प्रेज्यूम करती है डोमिसाइल? इफ़ अ पर्सन हैज़ रिसाइडेड इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड देयर इज़ अ प्रिजम्पशन दैट दे इंटेंड टू एस्टैब्लिश डोमिसाइल देयर। तो जब कोई इंसान किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि उनका इंटेंशन है वहाँ पे डोमिसाइल का।
हावेवर बट ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग स्टे है तो डोमिसाइल कोड दे ही देगी, या शॉर्ट स्टे है तो ऐसा हो नहीं सकता किसी भी हाल में कि डोमिसाइल मिल रहा है। तो ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे चेंज होता रहेगा। कोई भी लॉन्ग स्टे ये नहीं इंश्योर करता कि डोमिसाइल मिलेगा ही, और शॉर्ट स्टे ये नहीं फॉर 100% गारंटी नहीं देता कि नहीं मिलेगा डोमिसाइल। कुछ कुछ सिचुएशंस में शॉर्ट स्टे पे भी डोमिसाइल मिल जाता है और कुछ कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग स्टे पे भी डोमिसाइल नहीं मिलता है। ओके, अब देखते हैं राम नारायण केस। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन's domicile cannot be determined just by the fact that their family lives in a particular place. To establish domicile, two elements must be shown. तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या कहते हैं, फैमिली किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहती है, उससे आपका जो डोमिसाइल है वो अपने आप इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा। अगर आपको डोमिसाइल अपना इस्टेब्लिश करना है तो आपको दो एलिमेंट्स प्रूव करने पड़ेंगे, वही इंटेंशन और फिजिकल प्रेजेंस, एनिमस और फैक्टम। In this case, although the applicant intended to take domicile in India after partition, the absence of his actual residence there meant ही कंटिन्यू टू बी डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान। इसमें एक इंसान था, मान लो मिस्टर ए, ये चाहते थे कि इंडिया में ये डोमिसाइल्ड हो आफ्टर पार्टीशन, बट एक्चुअली में ये कभी यहाँ पे रिसाइड नहीं किए, एक्चुअली इनका कभी रेसिडेंस नहीं हुआ वहाँ पे, तो इसलिए इनका पाकिस्तान ही रहेगा। ओके, देखो हमने ऊपर ही ऑलरेडी केसेस देख लिए हैं, तो उतना अगर आपको सफिशिएंट नहीं है तो आप ये केसेस भी इंटेंशन में लिख सकते हो। ओके, सो इंटेंशन एक तरीके का मेंटल एक्ट है, इसलिए इसको प्रूव करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपकी कोर्ट इंसान के माइंड में के अंदर घुस के तो पता करेगी नहीं ना कि एग्जैक्टली है क्या। कोर्ट तो सर्कमस्टेंशियल जो उसको एविडेंसेस मिल रहे हैं, जो उसके सामने चीज़ें आ रही हैं, उसके ही बेसिस पे डिसाइड करेगी ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इंटेंशन को प्रूव करना। कोर्ट्स लुक एट द ओवरऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्सनस लाइफ टू डिटरमाइन द इंटेंशन। अब इसमें एक केस है केदार पांडे वर्सेस नारायण विक्रम शाह। इसमें इशू क्या था कि कोर्ट को डिसाइड करना था कि ये जो नारायण विक्रम शाह हैं NBS, वो कहाँ पे डोमिसाइल्ड हैं, डोमिसाइल्ड है या नहीं है इंडिया में। फैक्ट्स कंसीडर, शाह जो है इंडिया में बॉर्न हुए थे टू अ नेपाली सिटीजन। ही वॉज एजुकेटेड, इनकी एजुकेशन इंडिया में हुई थी, ये रहते थे इंडिया में रामनगर में, इनके बिजनेस भी वहीं पे थे, इंडिया में ही थे। यहाँ तक कि इन्होंने प्रॉपर्टी भी एक्वायर की थी, कोशिश की थी एक्वायर करने की इंडिया में, इंक्लूडिंग इन्होंने परचेज़ की थी लैंड इन पटना। ही ऑल्सो कंटेस्टेड इलेक्शंस इन इंडिया, इन्होंने इलेक्शन भी वहाँ पे लड़ा था। और इनकी एक लौती ट्रिप जो थी नेपाल के लिए, तब वो एक चाइल्ड थे। ओके, जब एक ही बारी नेपाल गए थे और उस टाइम वो एक चाइल्ड थे। तो अब देखो कोर्ट ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करेगी। अब आपको खुद ही अभी तक ऑब्वियस हो गया होगा कि यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ चॉइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनकी यहाँ पे एजुकेशन भी यहीं पे हुई है, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इनका बिजनेस है, प्रॉपर्टी है इनकी यहाँ पे, यहाँ से इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद कोर्ट ने हेल्ड किया कि इन्होंने डोमिसाइल ऑफ चॉइस एक्वायर कर लिया है इंडिया का। ओके, सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ डोमिसाइल ऑफ चॉइस। प्लीज़ रेफर टू द